हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 11 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले कुछ थ्योरम्स है कुछ जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहले यहाँ पे है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? पहले फैक्टोरियल नोटेशन को या तो इस तरह से डिनोट करते हैं या फिर ये दो तरीके हैं फैक्टोरियल नोटेशन को दिखाने के। एक तो इस तरह से दिखा सकते हैं और हम इस तरह से दिखा सकते हैं फैक्टोरियल नोटेशन को। दोनों ही ठीक है। पहले पुराने टाइम में ये यूज़ करते थे, आजकल ये यूज़ करते हैं, तो पर दोनों ही सही हैं, गलत नहीं होगा। फैक्टोरियल n को डिनोट कैसे करते हैं? इस एक्सपेंसन को अगर फैक्टोरियल एक्सपेंसन को खोलना है तो उसको कैसे खोलोगे? देखो, पहले है n, पहले n को लिखेंगे, फिर n से जो अगला इंटीज़र होगा उसको लिखेंगे n-1, फिर n-2, n-3, इस तरह से चलता चलता तब तक चलते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्टोरियल 5 को कैसे खोलेंगे? 5, 4, 3, 2, 1 इन सब की मल्टीप्लाई करते जाओ और लास्ट में अल्टीमेटली 120 मिलेगा हमें। उसके बाद फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल नोटेशन को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 3 को जब खोलेंगे तो 3, 2, 1 इस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी। तो इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, या फिर पूरा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फैक्टोरियल नोटेशन की। वन है जीरो का फैक्टोरियल होता है 1 और 1 का फैक्टोरियल भी होता है 1। ये इम्पोर्टेंट है, 0 का फैक्टोरियल 1 और 1 का भी 1। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन आर नॉट डिफाइंड। नेगेटिव के फैक्टोरियल कभी नहीं कर सकते और ना ही फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन क्या होते हैं 4/7, इन सब के भी फैक्टोरियल हम नहीं कर सकते। उसके बाद है फैक्टोरियल n को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और इसको भी आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। उसके बाद फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n, n-1, n-2 और लास्ट में आएगा r+1। ये r+1 कहाँ से आ गया? तो इसको सोल्व करके देखते हैं कि कहाँ से आया। फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n, n-1, n-2 और बीच में कहीं पे r भी आएगा, इसमें r+1 आएगा उससे पहले, फिर r आएगा, फिर r-1 और फिर 1 आएगा। क्योंकि n हमेशा बड़ा होता है r से, तो 1 से लेके n तक के इंटीजर में कहीं ना कहीं r तो आएगा ही। तो यहाँ पर r आया है और r से जस्ट पहला कौन सा होगा? r+1, और r से छोटा कौन सा होगा? r-1। उसके बाद जब इनको r से लेके 1 तक की ये डिनोमिनेटर में जब r कोई एक्सपेंसन खोलेंगे तो r-1, r-2 1 तक चलेगा और इसको यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना? n, n-1, n-2 और लास्ट में होगा r+1। उसके बाद है एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को इंस्टेंस 1 को देखते हैं। इंस्टेंस 1 में द यूनिट एंड 10 प्लेस डिजिट इन 1 से लेके 49 फैक्टोरियल तक का सम करना है, और उसमें पूछा गया है कि इसका सम करने के बाद जो यूनिट और 10 प्लेस पे जो डिजिट होंगे उनको बताइए। तो सबसे पहले तो अगर हम 1 से लेके 9 तक के फैक्टोरियल का सम करेंगे, ये करके देखना पड़ेगा। फैक्टोरियल 1 को लिखो, फिर 2 को लिखो, फिर 3 को लिखो, सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 409113, ये आ जाएगा। अब क्या है, अगर फैक्टोरियल 1 से लेके अगर यहाँ पे 9 लिया था ऊपर,
यहाँ पे हम एक और ऐड कर दिया, इसमें 10 ऐड कर दिया, तो उसमें क्या होगा, 10 से ऊपर के फैक्टोरियल का सम करेंगे तो उसमें 2 जीरो हमेशा ही आएंगे। क्यों क्यों आएंगे? क्योंकि फैक्टोरियल 10 को देखो, फैक्टोरियल 10 में क्या आएगा, 10, 9, 8, 7, इस तरह से इन सभी की मल्टीप्लाई होगी। एक जीरो तो यहाँ से आएगा और एक जीरो 5 की मल्टीप्लाई किसी भी 1 से कर लो, या तो 2 से कर लो, या 6 से कर लो, 4 से कर लो, तो एक जीरो यहाँ से आ जाएगा, 2 जीरो आएंगे। मतलब फैक्टोरियल 10 में हमेशा यहाँ तक हमने फैक्टोरियल 9 तक का तो सम कर चुके हैं हम, जिसका सम ये आया है। उसके बाद अगर फैक्टोरियल 10 ले लिया हमने तो उसमें लास्ट 2 डिजिट जीरो होंगे। उसके बाद फैक्टोरियल 11 भी जोड़ेंगे तो उसमें भी 2 जीरो और आएंगे। फिर 12, 13, 14, इस तरह से चाहे 1000, 10,000 तक भी जाओगे तो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। तो फर्स्ट हमारा फोकस होना चाहिए फैक्टोरियल 9 तक। फैक्टोरियल 9 में जो डिजिट आ गए उनको अब ऐड करेंगे हम सभी को, जितने भी ऐड करते जाएंगे तो पहला डिजिट तो उनमें 3 ही रहेगा हमेशा, चाहे जीरो में कुछ भी ऐड करते जाओ तो डिजिट पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहला डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा 3 और 10 डिजिट होगा 1। अब है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n। इसका क्या मतलब होता है, ये एक एक्सप्रेशन होती है जिसको हम डिनोट करेंगे कि किस तरह से इस एक्सपेंशन को लिख सकते हैं हम। देखो, एक्सपोनेंट ये एक एक्सपेंशन होती है, जैसे साइन की एक्सपेंशन होती है एक्सपोनेंट के, log x की, इस तरह से जो एक्सपेंशन होती है वो अलग अलग फंक्शन की अलग अलग होती हैं। यहाँ पे किसी प्राइम नंबर की फैक्टोरियल n की एक्सपेंशन बताई गई है, उसे किस तरह से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं p कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, इस तरह से कोई भी प्राइम नंबर जो किसी से भाग नहीं होते। फिर n लिया है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि फैक्टोरियल तो पॉजिटिव इंटीजर का ही होता है। फिर एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम p इन फैक्टोरियल n, ये कैसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे हम। तो इसको लिखने के लिए ये ई पी फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n अपॉन पी प्लस n अपॉन पी स्क्वायर प्लस n अपॉन पी क्यूब प्लस n अपॉन पी की 4, इस तरह से चलते जाएंगे और लास्ट में आएगा n अपॉन पी की पावर a। यहाँ पर a क्या है, a एक ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि किन के बीच में होगा, जो इस तरह से डिनोट किया जाता है कि n जो होगा p की पावर a और p की पावर a प्लस 1 के बीच में होगा हमेशा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से इसे क्लियर करते हैं हम, ऐसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जांपल लिया है, लेट n ले लिया 5, p ले लिया हमने 2। अब a कितना लेंगे हम, a होना चाहिए n के 2 की पावर a और 2 की पावर a प्लस 1 के बीच में 5 आना चाहिए, मतलब इन दोनों नंबर के बीच में 5 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे, पहले 2 की पावर 1 करो, 2 की पावर 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2, ये ऐसे हो जाएगा। एक एक इंटीजर पुट करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है। 2 इज़ इन बिटवीन 4, ये तो गलत है, 4 बड़ा है 5 से, क्या ये ट्रू है, नो ये गलत है। उसके बाद 2 की पावर 2 पुट करके देखते हैं हम क्या रहेगा, 2 की पावर 2 इन बिटवीन 5, 2 की पावर 3, a की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, a इज़ इक्वल टू 2। तो अब देखते हैं 5 इज़ इन बिटवीन 4 एंड 8, हाँ ये ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो a की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो ये जो एक्सपेंशन हो जाएगी e टू द प्राइम नंबर 2 और फैक्टोरियल 5 इज़ इक्वल टू 5/2 प्लस 5/2 स्क्वायर। तो ये एक फॉर्म होती है, जस्ट एक फॉर्म होती है, इसको रिमाइंड कर सकते हो इस फॉर्म को,
और इसका ज़्यादा कुछ यूज होने वाला नहीं है। जस्ट पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में ये आ जाए तो ये एक्सपेंशन कैसे बनी है, तो इसका थोड़ा आइडिया हो। उसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पहले है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तब करना है जब एक ऑपरेशन एम डिफरेंट वेज में और दूसरा एन डिफरेंट वेज में परफॉर्म हो और दोनों के दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट, ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। तो टोटल सक्सेशन या फिर टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो m इंटू में n, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर होगा हमारा उस टाइम पे मल्टीप्लाई करना है जब दोनों के दोनों वेज एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हो। फॉर एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। एक हाल में 12 गेट हैं। ये एक हॉल है, एक कमरा है, इसमें 12 गेट बनाए हुए हैं। एक आदमी है, एक इनमें से 12 में से किसी एक हॉल में से एंट्री करता है, इनमें से किसी में भी एक में से एंट्री कर लेता है और फिर दूसरे में से बचे हुए 11 में से वो वापस आता है। तो जब उसने एंट्री की, एंट्री वो कितने तरीके से कर सकता है, 12 में से किसी में भी जा सकता है, तो 12 वेज से वो एंट्री कर सकता है। जबकि एग्जिट कितने वेज में करेगा, 11 वेज में। तो फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वेज आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्योंकि पहले का जो उसकी एंट्री है, मतलब m का एग्जिस्टेंस n के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर वो 3 में गया तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 2 4 5 6 यहाँ 12 तक में वो बाहर निकलेगा। तो एक एंट्री की जो पॉसिबिलिटी है वो एग्जिट की पॉसिबिलिटी को इफ़ेक्ट कर रही है। इसका मतलब दोनों के दोनों इवेंट डिपेंडेंट है। ये मस्ट है हमें चेक करना कि डिपेंडेंट कौन से हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर भी रहे हैं या नहीं। तो ये ज़रूरी होता है, तभी मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज़ वो जोड़े जाएंगे, एडिशन में होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एडिशन तब करना है जब एक ऑपरेशन m वेज से दूसरा ऑपरेशन n वेज से हो और दोनों के दोनों ऑपरेशन एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर ही डिपेंड ना कर रहे हो। तो टोटल वेज क्या आएगा वहाँ पे, n + n। फॉर एग्जांपल एक क्लास में 25 स्टूडेंट है, जिनमें से 15 लड़के हैं और 15 लड़कियाँ हैं। टीचर को एक लड़के को और एक लड़की को मॉनिटर बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे। तो लड़कों में से कोई भी एक सेलेक्ट करेगा तो टोटल 15 लड़के हैं, तो 15 में से एक बनने की प्रोबेबिलिटी, बनने का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, तो 15 के 15 वेज हो सकते हैं। अगला लड़की की कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकता है, 10 तरीके से। तो टोटल इस तरह से 25 वेज हो जाएंगे और ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो लड़के हैं वो लड़कियों पर डिपेंड नहीं कर रहे, सेम लड़की लड़कों पर डिपेंड नहीं कर रही, उनके अलग अलग वेज हैं सेलेक्ट होने के। जैसे रिजर्वेशन कर दिया जाता है तो जितना वे एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करते रिजर्वेशन में।